Hello students and welcome to my channel Learning Aptitude. In previous video we have covered about Renaissance period, and in this lecture I will tell you about Elizabethan drama, the next phase of historical English literature. So without further delay, let's start the video. Guys, अब जानते हैं ज़रा एलिज़ाबेथन ड्रामा के बारे में। ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड और द एलिज़ाबेथन पीरियड जो मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट थी लिटरेचर में, वो फील्ड में थी ड्रामा में। जो मिडल थी 16th सेंचुरी की, जब रेनेसेंस की पीक ज़रा ख़त्म हुई तो कुछ एकेडमिक राइटर्स ने अटैम्प्ट्स बनाई ओरिजिनल प्लेज लिखने में इन इंग्लिश ऑन द लैटिन मॉडल, मतलब इंग्लिश में लिखे लेकिन लैटिन मॉडल पे लिखे। स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि सेकेंड पीरियड जो है एलिज़ाबेथन ड्रामा का, वो यूनिवर्सिटी विट्स ने जो है वो डोमिनेट कर लिया, जो कि एक प्रोफेशनल लिटरेरी मैन का सेट था, जिसमें मार्लव को कहा जाता है कि वो सेंट्रल सन और बाकी सब उसके इर्द गिर्द माइनर स्टार्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की। अब क्रिस्टोफर मार्लव के अलावा जॉन लिली, ग्रीन, पीले, लॉज एंड नाश शामिल हैं। स्टूडेंट्स, एलिज़ाबेथन थिएटर को समटाइम्स रेनेसेंस थिएटर भी कहा जाता था, उसके परफॉर्मेंस और प्लेस के स्टाइल को देखते हुए। और अगर गाइस हम इसके थीम्स की बात करें तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम्स हैं एलिज़ाबेथन सोनेट के, वो देखे जाएं तो लव, टाइम, द वैल्यू ऑफ राइटिंग और इटर्नलाइजेशन ऑफ ब्यूटी थे। रोमांटिक लव जो था वो सेंट्रल थीम था, और कहा जाता है कि एलिज़ाबेथन एरा में लिखा जाता था फ्रस्ट्रेशन ऑफ अनरेसिप्रोकेटेड लव, मतलब कि वन साइड लव, कि हम किसी को पसंद करें और वो आगे से हमें उस बात का उसी प्यार में जवाब ना दे, तो ये भी वन साइडेड लव कहलाता है, और इसी थीम पे ज़्यादा लिखा जाता था। अगर हम एलिज़ाबेथन ड्रामा के सबसे कामयाब ड्रामाटिस्ट की बात करें तो वो क्रिस्टोफर मार्लव हैं। शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो थे वो क्रिस्टोफर मार्लव थे। उन्होंने ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स जो है वो इस्टेब्लिश की, जो उनका एक बहुत बड़ा मार्का उस वक्त माना जाता है उनकी राइटिंग्स में। इनके बारे में आगे चल के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन चलें पहले देखते हैं एक और राइटर जॉन लिली के बारे में। गाइस, अगर जॉन लिली के बारे में बात की जाए तो वो 1554 में पैदा हुए और 1606 में उनकी डेथ हो गई। वो ऑथर थे यूफियस के। उन्होंने नंबर ऑफ़ प्लेस लिखे, जिनमें से कुछ हैं कॉम्पास्प जो कि 1581 में लिखा हुआ, सैफो एंड फाओ जो कि 1484 में लिखा गया, फिर एंडी मायोन 1591 में, और फिर गाइस माई डेज 1592 में लिखा गया। गाइस, ये सब लिखे गए प्रोज में, जो कि इंटरमिंगल्ड हैं वर्स के साथ। जो वर्स इन्होंने लिखी वो वैसे तो सिंपल और चार्मिंग थी, लेकिन उसमें एग्जैजरेशन था, जो कि करैक्टरिस्टिक है यूफिज़म की। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज पील, जो कि 1558 में पैदा हुए और 1597 में उनकी डेथ हो गई। वो एक्टर भी थे और राइटर भी थे, और उनका कहा जाता है कि मार्लव की तरह वो रिस्पॉन्सिबल थे ब्लैंक वर्ड्स को म्यूज़िकल क्वालिटी देने में और फिर इसको परफेक्शन तक ले जाने में। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द अराइनमेंट ऑफ पेरिस, जो उन्होंने 1584 में लिखा, और डेविड एंड बाथशीबा 1599 में लिखा गया। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस कीट, जो कि 1558 में पैदा हुए और 1595 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी जो फेम है वो हासिल की अपने स्पेनिश ट्रेजेडी से, जो कि ट्रांसलेट की गई फर्दर बहुत से यूरोपियन लैंग्वेजेस में। उसने जो इम्पोर्टेंट थीम इंट्रोड्यूस करवाया अपनी राइटिंग में वो ब्लड एंड थंडर था। अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की, जो 1560 से 1592 तक की ज़िंदगी जिए। उन्होंने कहा जाता है गाइस कि उन्होंने बहुत मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और ऐसे ही डिस्ट्रेस एंड डेप्थ में ही उनकी डेथ हो गई। मतलब कहा जा सकता है कि उन्होंने ज़िंदगी भी तंगी में गुजारी और मरते वक्त भी उनकी लाइफ में तंगी ही थी फाइनेंशियल। अगर उनके फेमस प्लेस के बारे में बात किया जाए तो ऑरलैंडो, फ्यूरियोसो, फ्रायर बेकन, फ्रायर बंगे, एल्फोनस किंग ऑफ आर्गन और जॉर्ज आ ग्रीन जो हैं वो उसके फेमस प्लेस हैं। स्टूडेंट्स, वो जो अपनी राइटिंग में कॉमिक रिलीफ को ऐड करते थे ना, वो ऑडियंस के लिए एक लेवल ऑफ इंटरटेनमेंट बन जाता था उनका प्लेस पढ़ते वक्त। लेकिन जो सबसे
पॉजिटिव बात थी उनके प्लेस की कि वो स्टोरी को बहुत अच्छे से लेकर चलते थे पूरे प्ले के दरमियान। तो ये उनकी एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक थी। तो चलें अब नेक्स्ट राइटर की बात करते हैं जो हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वॉज अ क्लासिस्ट, मोरलिस्ट, रियलिस्ट एंड अ रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा। इसके अलावा वो राइटर ऑफ कॉमेडी भी थे। वो अपनी राइटिंग में मतलब कॉमेडीज़ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी, और उन्होंने एक अटैम्प्ट दी यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को भी यूज़ करने में अपनी प्लेस में। उन्होंने अपने प्लेस को रोमांटिक की बजाय रियलिस्टिक बनाया और इंट्रोड्यूस करवाया ह्यूमरस का एलिमेंट अपने प्लेस में। वो अपने ह्यूमरस कैरेक्टर के साथ ही सोसाइटी के जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पोर्ट्रे कर देते थे अपने प्लेस में। अगर अब उनकी फेमस बुक्स के बारे में बात की जाए तो उनकी बुक्स ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट और फेम उस वक्त ली वो ये हैं द साइलेंट वूमेन, द अल्केमिस्ट, बार्थोलोम्यू फायर और वोल्पन। गाइस, इसमें जो द अल्केमिस्ट है इस बुक ने तो बहुत ज़्यादा फेम कमाई और अभी भी ये बुक जो है वो शौक़ से पढ़ी जाती है। और जो इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ बेन जॉनसन ने अपनी राइटिंग में लिखी वो दो हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। गाइस, ये वर्ड्स आपको बताए जाते हैं ताकि आप इनको नोट कर लें और याद रखें। बेन जॉनसन ने बेसिकली अपने आर्ट को लिमिट कर लिया रीज़न में और कॉमन सेंस में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल और सेटायरिकल राइटर थे। उन्होंने कॉमेडी की एक न्यू टाइप जो है वो सामने लाए जिसमें उनका खुद का मेथड, स्कोप और पर्पस था। उन्होंने रोमांटिक टेंडेंसी को तोड़ दिया एलिजाबेथन ड्रामा में और ह्यूमर को और कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करवाया। अब अगर क्रिस्टोफर मार्लोफ जो कि बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट थे एलिजाबेथन ड्रामा में, वो थे क्रिस्टोफर मार्लोफ जो 1564 में पैदा हुए और 1593 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स, उन्होंने उस एरा में भी ड्रामे के लिए बहुत काम किया। उन्हें सेंट्रल सन कहा जाता है और फादर कहा जाता है एलिजाबेथन ड्रामा का। ड्रामा गॉट डेवलप्ड इन हिज हैंड्स। और अगर इसके फेमस वर्क्स के बारे में बात की जाए तो टेम्बुरलेन और डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं वो इसके इंतहाई फेमस वर्क्स हैं। और टेम्बुरलेन जो है इसने 1587 में लिखी। इसमें इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया। वो ब्यूटी को लेके बहुत सेंसिटिव थे। और जो दूसरी राइटिंग डॉक्टर फॉस्टर्स है जो कि एक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी जिसमें सेंट्रल थीम ये था कि एक स्कॉलर की स्टोरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी सेल जो है ईविल को दे दी वर्ल्डली प्लेजर्स को हासिल करने के लिए। और फिर स्टूडेंट्स, उसने ग्रीड किया, उसने पावर लेना चाही और एंड उसका डिस्ट्रेस में हुआ, एंड उसका ट्रेजेडी में हुआ। ट्रेजेडी में बेसिकली ये एलिमेंट तो है कि हीरो में कोई ना कोई फॉल्ट होता है या तो वो प्राइड शो करता है जिसकी वजह से उसका एंड भी ट्रेजिक ही होता है। अब अगर मार्लोफ की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए एलिजाबेथन ड्रामा में तो उसने सब्जेक्ट मैटर को राइज किया ड्रामा में। मार्लोफ के जो प्लेस थे वो स्टाइल में कुछ यूनिक होते थे। वो ट्रेजेडीज़ लिखता था जिसमें वो सुपर ह्यूमंस को शो करता था। और एक और क्वालिटी जो उसकी राइटिंग की थी कि मार्लोफ जो है कैरेक्टर्स को पोइटिक स्टाइल में शो करता था जो उसकी राइटिंग को मज़ीद अट्रैक्टिव बना देती थी। उसने ऐसे हीरोज़ इंट्रोड्यूस करवाए जो कि मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ थे या उनमें कोई वाइटैलिटी थी और उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी रेनेसेंस एरा की। वो कैरेक्टर के तहत प्ले में जान डाल देता था, मतलब कैरेक्टर को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करता था और उसकी ट्रेजेडीज़ में एडवेंचर्स भी होते थे। क्रिस्टोफर मार्लोफ ने जो ब्लैंक वर्स होती हैं वो ड्रामे में यूज़ की और फ्लेक्सिबली यूज़ की। फिर उन्होंने अपने ड्रामे में कोहिरेंस और यूनिटी भी दी। उन्होंने अपने ड्रामों को ब्यूटी दी, डिग्निटी दी और पोइटिक ग्लो भी दिया। पोइटिक ग्लो जो है वो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसे बाकियों से यूनिक बनाती है। और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्लोफ को फादर ऑफ ड्रामा सही कहा जाता है। मार्लोफ इज़ द फादर ऑफ ड्रामा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा एक और राइटर जो है बहुत फेम रखता है, शेक्सपियर, वो रह गया है।
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके शेक्सपियर को भी समझ सकते हैं। That's all for today. Stay connected and stay blessed.